गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार चेक कर लेते हैं वॉइस आ रही है नहीं आ रही है। यस, वॉइस इज फाइन। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस चैनल पे, मैथ एस्थेटिक मैथ चैनल पे, जहाँ पर हम कुछ ऐसे सवाल करते हैं जो कि अप्रोच से करते हैं और कुछ नया सीखने को मिलता है। आज का जो टॉपिक है वो एक मैंने डीआई ली है और उसके अलावा मैंने कुछ सिलॉक्स के ऐसे डाउट्स लिए हैं जो कि हर किसी जगह रहते हैं, जैसे सम प्लस सम नॉट या ऑल प्लस ओनली ए फ्यू वाले केसेस जहां पर इधर और आएगा या नहीं आएगा। तो इस तरीके के सवाल मैंने लिए हैं ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर दे सकूं, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले दिन क्लास में बताया था कि डाउट हर किसी को होता है। डाउट इज नॉट ए बिग इश्यू, लेकिन उस डाउट की एक्सप्लेनेशन लॉजिकल होनी चाहिए। ये आप डिमांड कीजिए हर चीज से, अगर आपको लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मिलती है तो ही आप उस चीज को मानिए, वरना अगर बुक में वो कहीं लिखा हुआ है और आप उसको मानकर बैठे हैं अनटिल अनलेस इट्स नॉट ए थ्योरी। क्योंकि मैं जहां तक मानता हूँ रीजनिंग इज ऑलवेज अबाउट आपकी अंडरस्टैंडिंग की एबिलिटी। तो आपकी वहां पर लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग उस चीज की कितनी अच्छी है, कितने अच्छे तरीके से आपका वो डाउट क्लियर हो रहा है लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के साथ, तो हम उस तरीके से जाएंगे और उस तरीके से हम काम करेंगे। ऑलराइट, उससे पहले हम कुछ सवाल जो पिछली क्लास में किए थे हम उनकी एक बार फिर से प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे किस तरीके से हम उसे अंडरस्टैंड कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। हमने पिछली क्लास में जो लर्न किया उनकी प्रैक्टिस हम करेंगे। ऑलराइट, तो हम अपनी क्लास आज की शुरू करते हैं। उन क्लास को शुरू करने से पहले एक बात मैं बहुत अच्छे से बोलना चाहता हूँ कि आप अपने दिमाग से जब यहाँ पर कुछ सीखने बैठे हैं, स्पेशली इन सिलॉक्स, तो आप अपने दिमाग से प्लीज वो बात निकाल दीजिएगा कि मेरे को किसी टीचर ने ऐसा बताया वैसा बताया। अगर आपको मेरी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन समझ में आती है तो बिल्कुल आप उस तरीके से काम करिए और उस तरीके से आप अच्छे तरीके से रहिए। एंड थोड़ा बाहर खाना बन रहा है तो हो सकता है आपको बैकग्राउंड नॉइज आए, आई एम सॉरी फॉर दैट। आई हैव वर्कड हार्ड कि आपको वॉइस भी अच्छी मिले। और जो लास्ट ईयर प्रॉब्लम ये थी कि आप को विजिबल नहीं हो पा रहा था क्या लिखा हुआ था, तो मैं इस बार इस वीडियो में आपकी वो ध्वजा दूर करने की कोशिश करूंगा। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। जो पहला हमारा सवाल है आज का वो पिछली क्लास से ही है, जहां पर हमने ये देखा था कि इनिशियल और फाइनल मिक्सचर जब केस में सेम होते हैं, जब हमारा मिक्सचर निकाला जाता है और उतना ही हम वाटर ऐड करते हैं तो हमारा इनिशियल और फाइनल रेशियो सेम होता है, इनिशियल और फाइनल वैल्यू सेम होती है, तो उसी पे बेस्ड है। तो ये सवाल है कि रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर इज 5:6। मिल्क और वाटर का इनिशियल रेशियो कितना है? 5:6। ठीक है, उसमें से हमने 33 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड विद वाटर एंड द रेशियो बिकम 5:17। ऑलराइट, तो फाइनल जो हमारा रेशियो बनता है वो 5:17 बनता है आफ्टर रिप्लेसिंग 33 लीटर ऑफ मिक्सचर विद वाटर, यानी कि हमने वाटर ऐड किया। तो हमसे ये पूछा है कि इनिशियल अमाउंट ऑफ मिल्क ज्ञात कीजिए, मिल्क पता करिए। तो इसको करने के दो सवाल है, दो तरीके हैं। इस सवाल को करने के दो तरीके हैं बेसिकली। सॉरी, देखिए पहला तरीका तो जो सब करते हैं कि ये जो हमारा मिक्सचर है, इनिशियल मिक्सचर का रेशियो ये है, इसमें से हमने अगर -33 लीटर किया तो हमारा जो रेशियो है वो भी अभी 5:6 ही है। उसके बाद हमने जब इसमें +33 लीटर ऑफ वाटर किया है सिर्फ, तो हमारा जो रेशियो बन के आया वो 5:17 बन के आया है। तो यहाँ पर हमने वाटर नहीं छेड़ा, यहाँ सॉरी मिल्क नहीं छेड़ा, यानी कि मिल्क जो यहाँ पे था वो यहाँ पे है, तो हम इन दोनों रेशियो को बराबर करते हैं। यहाँ पर बेसिकली बराबर है, तो जो वाटर के रेशियो में डिफरेंस आया ये कितना है? 11 रेशियो का, जो कि हमारा 33 लीटर के बराबर है। तो हमारा फाइनल मिक्सचर कितना था? फाइनल या इनिशियल, जो फाइनल हमारा मिक्सचर है वो इनिशियल मिक्सचर है, तो यहाँ पे कितना है? ये 22 रेशियो है, तो 22 रेशियो 66 लीटर हो गया यहाँ पे। अब ये 66 लीटर हो गया, तो 66 लीटर के में से हमें क्या पूछा है? मिल्क का अमाउंट पूछा है, इनिशियल। इनिशियल मिल्क कितना था? 5 पार्ट, कितने पे? 11 पार्ट पे, यानी कि 30 लीटर हमारा मिल्क था स्टार्टिंग में। एक तरीका तो आपका ये है कि आप यहां से ऐसे करें, बहुत आराम से देख के हो जाएगा। ये भी दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया हुआ है कि देखिए 5:6 में हमारा मिल्क रेशियो वाटर था स्टार्टिंग में, वो हो गया 5:17। हमने एक चीज जो सीखी है कि इनिशियल और फाइनल बराबर होते हैं, तो यहाँ पे अगर ये 22 रेशियो है तो इसको 22 रेशियो बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 किया। 11 रेशियो है ना ये,
ये 22 रेशियो है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, क्योंकि इनिशियल और फाइनल हमारा क्वांटिटी सेम रहता है, राइट। तो हम यहाँ से जो देखते हैं वो ये देखते हैं कि ये हो जाता है 10:12 और ये हो जाता है 5:17। अब मैंने क्या कहा था कि मिक्सचर जितना परसेंटेज से निकलता है उतने परसेंटेज से वो चीज भी निकलती है जो कि हम डाल नहीं रहे हैं वापस। यहाँ पर हम मिल्क नहीं डाल रहे हैं वापस, तो मिल्क कितना निकल रहा है, 5 पार्ट निकल रहा है, कितने पे, 10 पे, यानी कि 50% निकल रहा है। तो मिक्सचर भी कितना निकला होगा, 50%, जो कि कितना है, 33 लीटर है। तो 100% जो मिक्सचर है वो कितना हो जाएगा, 66 लीटर हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से भी हमारा जो मिल्क की क्वांटिटी आएगी वो भी 5:11 ऑफ 66, ये भी हमारा यहाँ से 30 लीटर आ जाएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से तरीके से करना चाहते हैं। आई प्रिफर दिस मेथड। क्यों, क्योंकि होता कभी कभी ये है कि हमसे ये पूछ लिया जाता है कि कितना वाटर हमने एक्सचेंज किया, हमसे ये वैल्यू नहीं दी जाती है, हमें ये सिर्फ 2 रेशियो दिए जाते हैं और हमसे पूछा जाता है कितना परसेंटेज ऑफ वाटर हम मिक्सचर हमने रिप्लेस किया है। तो यहाँ से मैं ये देखूंगा, दोनों रेशियो को इक्वल करूंगा। यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 22 है, इन दोनों को मैंने इक्वल किया। मैंने ये देख लिया कि जो चीज मैं मिक्स नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर वाटर में मिल्क में मिक्स नहीं कर रहा हूँ, तो मिल्क में कितना परसेंटेज डिक्रीज आया है। यहाँ पे मैंने देखा कि वो 50% है, तो मैंने ये देख लिया कि 50% अगर मिल्क डिक्रीज हुआ है तो मेरा मिक्सचर भी 50% डिक्रीज हुआ होगा, जिसकी वैल्यू 33 लीटर है। ऑलराइट, होप ये आपको कॉन्सेप्ट पिछली क्लास में सिखाया था, तो इस क्लास में भी आपको समझ में आया होगा। ऑलराइट, अब हम हमारे दूसरे सवाल पे जाते हैं, जो कि उसी तरीके का सवाल है जो हमने लास्ट में किया था, कि जिसमें हम निकालते तो कुछ अमाउंट है मिक्सचर का, लेकिन सेम अमाउंट हम डालते नहीं। ऑलराइट, तो उसी तरीके से देखते हैं इसको। एक मिक्सचर है जो कि अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर है, इन द रेशियो 9:7। ऑलराइट, सॉरी, जो ये मिक्सचर है वो मिक्सचर है अल्कोहल एंड वाटर का, जिसका रेशियो है 9:7। अल्कोहल रेशियो वाटर है हमारे पास 9:7। राइट, इसमें से हमने 224 लीटर मिक्सचर को रिमूव किया है, उसमें हमने 83 लीटर ऑफ वाटर डाला है, 26 लीटर ऑफ अल्कोहल डाला है। और ये सब डालने के बाद जो फाइनल मिक्सचर है उसमें वाटर की क्वांटिटी 15 लीटर ज्यादा है अल्कोहल से। ऑलराइट, ये तो हमसे पूछा है कि इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर बता दें। ठीक है, ये हमारा इनिशियल रेशियो था, इसमें से हमने -224 लीटर निकाल दिया, तो हमारे पास अब भी कितना बचा, 9:7। अब मैं एक चीज ये कहना चाहता हूं कि जब भी हम डिफरेंस पे काम कर रहे हैं, यहां पर हमें फाइनल में डिफरेंस दिया हुआ है, तो हम यहां पर भी डिफरेंस पर ही काम करेंगे। हम यहां पर इनिशियल अल्कोहल या बची हुई वाटर या बची हुई अल्कोहल का हम कोई मतलब नहीं निकालेंगे उस चीज का। ठीक है, हम सिर्फ इस रेशियो पे काम करेंगे जो हमारा डिफरेंस है। ठीक है, अब होता क्या है कि हमने इसमें +26 लीटर तो हमने अल्कोहल मिला दिया, प्लस 83 लीटर ऑफ वाटर मिला दिया, और फाइनल में जो बचा वो वाटर अब 15 लीटर ज्यादा है। अब मुझे एक बात बताइए, यहां पर इनिशियल में अल्कोहल ज्यादा था वाटर से, यहां पर नेट इफेक्ट में वाटर कितना ज्यादा है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो नेट इफेक्ट में 26 में से 83 लीटर है वाटर और 26 लीटर अल्कोहल, तो 26 लीटर को 26 लीटर वाटर तो कंपनसेट कर देगा। एक्स्ट्रा कितना है मेरे पास, 53 लीटर, राइट, 57, सॉरी गलती हो गई, 83 में से 26 जाएगा तो 57 लीटर होगा हमारे पास। 57 लीटर वाटर एक्स्ट्रा है, लेकिन ये एट द एंड जाके सिर्फ 15 ही बच रहा है। इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास इनिशियल डिफरेंस था 2 रेशियो का, उसको कंपनसेट करने में यहां से और यहां तक का जो डिफरेंस है वो लगा होगा, यानी कि वो जो 42 लीटर है, 57 में से 15 लीटर ही हमारे पास फाइनली बचा ना, तो जो 42 लीटर यहां से यहां कम हो गया वो इसको कंपनसेट करने में गया होगा। तो ये 2 पार्ट की वैल्यू 42 लीटर आ गई। तो यहां से हमारे पास रिमूवल के बाद जो 16 पार्ट है इसकी वैल्यू कितनी है, 42 इंटू 8 यानी कि 3, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 336 लीटर है। हमने निकाला कितना था, 224 निकाला था,
तो हमारे पास इनिशियल कितना आ जाएगा, 3 और 2 5, 5 10, तो 560 आ जाएगा, 560 लीटर आ जाएगा, राइट। तो हमें यहाँ पर सिर्फ जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी मेरे पास फाइनल में डिफरेंस दिया हुआ है तो मैं सिर्फ डिफरेंस पे काम करूंगा, मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू नहीं निकालूंगा, मैं इसकी वैल्यू नहीं निकालूंगा, या फिर मैं इस रिमूवल में इसकी वैल्यू नहीं निकालूंगा, मुझे सिर्फ डिफरेंस पे काम करना है। मैं सिर्फ ये देखूंगा कि जब मैंने ये दो क्वांटिटियां मिलाई हैं तो मेरा नेट इफेक्ट वाटर कितना ज्यादा था, 57, लेकिन एक्चुअल में ये 57 लीटर जो ज्यादा है ये सिर्फ 15 रह रहा है। तो मेरा जो रिमूवल के बाद जो बचा था उसमें जो एक्स्ट्रा एल्कोहल थी ये 42 लीटर, ये इस एक्स्ट्रा एल्कोहल को कंपनसेट करने में गया और बाकी बचा 15 लीटर वो एक्स्ट्रा हो गया। तो यहां से ये जो कंपनसेट करने में 2 पार्ट जाएगा, इसकी वैल्यू मैं यहां निकालूंगा और उसके बाद में फाइनल निकालूंगा, ऑलराइट। तो इस तरीके से हम ये दो क्वांटिटी मिलाते हैं सिंगल की जगह, तब भी हम ऐसे सवाल कर सकते हैं, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आज हमारे पास एक डीआई है, बहुत प्रॉब्लम कर रही थी, बहुत ही इजी है, वैसे तो प्री लेवल की डीआई है, हार्ड नहीं है। ये क्या कह रहा है कि एक डेटा है जहां पर इट इज अबाउट टोटल नंबर ऑफ मोबाइल ऑफ 4 डिफरेंट ब्रांड्स इंपोर्टेड, 4 different brand of mobile are imported and then the number of mobile of each brand sold to male and female customers respectively। यानी कि ये जो डेटा हमारा दिया हुआ है यहां से यहां तक, ये हमारा किसका है कि 4 ब्रांड में से, 4 मोबाइल के ब्रांड में से हमने कितने परचेज किए हैं, कितने इंपोर्ट किए हैं, और उन इंपोर्टेड में से पर ब्रांड हमने कितने मेल और फीमेल को सोल्ड किए। तो हमारे पास यहाँ पर इनिशियली दिया हुआ है कि नंबर ऑफ Xiaomi mobile imported is 35% of total number of mobile imported, right? Out of which 40% were sold to male customer। यानी कि जो 30 टोटल जो हमारे पास थे मोबाइल इंपोर्टेड उसमें से 35% हमारे Xiaomi के हैं और उस 35% में से 40% हमने मेल को सेल किए, राइट। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर कि हमारे पास 100x से पहले हमारे पास एक ब्रांड आ गया Xiaomi, राइट, और हमने मेल और फीमेल की डेटा बना लिया। हमारे पास 4 मोबाइल आएंगे, देख लेते हैं कौन कौन से। Xiaomi है, Oppo है, Vivo है और Realme है। Oppo है, Vivo है और Realme है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि टोटल जो हमने इंपोर्ट किए हैं उसमें से हमने 35% Xiaomi के इंपोर्ट किए हैं और उस 35% में से 40% हमने मेल को सोल्ड कर दिए। तो 35 का 40% कितना होता है, वो होता है 14x, राइट। 35/5 इंटू 2, यही तो होता है 2/5, ये तो होता है 40%। तो 35 का 2/5 कितना होता है, 14। तो हमारा अगर ये 14 है मेल को सोल्ड किया हुआ, तो हमारा फीमेल को सोल्ड किया हुआ कितना होगा, 21x। अब अगली बार में क्या बोला है कि द नंबर ऑफ Xiaomi मोबाइल सोल्ड, Xiaomi मोबाइल सोल्ड टू फीमेल कस्टमर इज 180 लेस देन द नंबर ऑफ Oppo मोबाइल सोल्ड टू द फीमेल कस्टमर। यानी कि Oppo के जो फीमेल कस्टमर को सोल्ड किए हैं उससे 180 कम है Xiaomi की फीमेल को सोल्ड किए हुए। तो ये कितना हो जाएगा, 21x प्लस 180 हो जाएगा, राइट, ठीक है। अब ये आगे क्या बोल रहा है कि 80% ऑफ Oppo मोबाइल इंपोर्टेड वर सोल्ड टू फीमेल कस्टमर्स। यानी कि ये जो 21x प्लस 180 है ये 80% है। तो हम अगर मेल का निकालना चाहें तो इसको अगर मैं 1/4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, राइट, ये देखिए ये 4 रेशियो की वैल्यू है, मुझे मेल का निकालना है 1 रेशियो, क्योंकि ये टोटल 5 हो जाएंगे, 5 में से 4 पार्ट तो मेरा फीमेल है और 1 पार्ट मेरा मेल है। अब मैं ये देख रहा हूं कि 4 का मल्टीपल नहीं है, तो मैं पॉइंट में जा रहा हूं, तो मैं तुरंत इसको मल्टीपल बना लूंगा 4 का, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तुरंत की तुरंत 4 से, क्योंकि 7 की 21 होता है,
इसमें तो 4 का मल्टीपल आ नहीं रहा और मैं पॉइंट में जाना नहीं चाह रहा हूं इस सवाल में। तो मैं तुरंत क्या करूंगा, मैंने जो डेटा लिया है उसको तुरंत 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा सबको। यहाँ पे मैं लिख दूंगा तुरंत 400x, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 35 चौक 140x, यहाँ पर 56x, यहाँ पर 84, यहाँ पर 84x प्लस 180। अब ये 4 की वैल्यू अगर 84 प्लस 180 है, 84x प्लस 180 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21x प्लस 40, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 45, राइट। यहां तक आ गया मैं। अब मुझसे आगे क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ओप्पो मोबाइल सोल्ड टू मेल, यानी कि ये टू द नंबर ऑफ वीवो मोबाइल सोल्ड टू मेल्स, यानी कि ये इनका रेशियो कितना है 5:8, यानी कि 21x प्लस 45। अगर मैं इसको y मान लेता हूं तो ये मेरा y इक्वल टू 5:8 है। यहां से मेरा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 21x प्लस 45 बाई 5 इंटू 8। तो ये हो जाएगा 5 चौक 20, 5 दूनी 10, इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 दूनी 16, 8 चौक 32 और 1 33 पॉइंट से। अब मैं यहां पर भी मल्टीप्लाई करना चाह रहा था तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, राइट, कर देता हूं। और इसको मैं करूंगा तो 9 5 45, 72, 8 9 72, ये हो जाएगा। इसको अब मुझे किसका मल्टीप्लाई बनाना पड़ेगा, 5 का भी मल्टीपल बनाना पड़ेगा, राइट। कितना क्विक होता हूं मैं उस चीज पे मेरा डिपेंड करता है कि मेरा डेटा कितना स्मूथ बनेगा। इसको अगर मैं 5 का मल्टीपल बनाऊं तो ये हो जाएगा 2000x। मुझे इसको बनाना है 5 का मल्टीपल, 21 को 5 का मल्टीपल बनाना है, राइट। ये 700, ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 10%, 70, 7 दूनी 14, 7 7 चौक 28, 280x, 42, 420, ये है। अब यहाँ पे मैं अगर देखूंगा तो ये कितना हो जाएगा 420x प्लस 180। अब मैं कैलकुलेशन इजी कर रहा हूँ, ये देख रहे हो आप। अब 420x प्लस 180 को तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 से डिवाइड करके, ये मैं लिख लूंगा 105x प्लस 45। इसको मैं क्या लिख दूंगा फिर, 5 से अगर मैंने इसको डिवाइड किया और 8 से मल्टीप्लाई किया तो इसको लिख दूंगा 2 21 इंटू 8 कितना होता है, 2 अंठे 16, 168, यही है 168x प्लस 72। अब मुझसे ये क्या बोला आगे, ये मेरा डेटा मैं इजी कर रहा हूं, मैं पॉइंट्स में जाना ही नहीं चाह रहा हूं, तो मैं कितना क्विक थिंकिंग कर सकता हूं उस चीज के बारे में वो सोच रहा हूं मैं। टोटल नंबर ऑफ वीवो मोबाइल इंपोर्टेड इज 300। ये जो वीवो के टोटल है ये 300 है, तो ये कितने होंगे, 300 माइनस 168x प्लस 72, यानी कि 228 माइनस 168x, यही होगा। और ये टोटल कितना हो जाएगा, 4 और 1 525 x प्लस 8 4 12 225, यही हो जाएगा। मैं तो टोटल कर रहा हूं सिंपल। अब आगे मुझे क्या बोला है, द नंबर ऑफ रियलमी मोबाइल सोल्ड टू फीमेल कस्टमर इज 150% मोर देन नंबर ऑफ वीवो मोबाइल सोल्ड, यानी कि जो 200 ये और इसका रेशियो, अगर मैं इसको y मानता हूं तो इसका रेशियो है 2:5। यही तो बोल रहा है 150% मोर, यानी कि जो रियलमी के मोबाइल सोल्ड है फीमेल कस्टमर को वो 150% मोर देन द नंबर ऑफ वीवो मोबाइल सोल्ड टू फीमेल कस्टमर। तो ये जो है इसका 250% है ये,
यही बोल रहा है, तो 2:5 हो जाएगा। अब मैं कितना पिक कर सकता हूँ इस कैलकुलेशन को वो देख लो। 2 से अगर मैं काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 114 माइनस 8 4 x इंटू 5, तो 4 पंजे 70, 570 तो ये हो गया, माइनस 8 पंजे 40, 4 चौक 16, यही 4 पंजे 20, सॉरी 16 भी नहीं, 4 पंजे 20, तो ये 420 x हो गया, राइट। अब यहाँ पे आगे क्या दिया हुआ है, सोल्ड टू मेल कस्टमर इज 100, यहाँ पर मेरे को 100 दिया हुआ है, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 670 माइनस 420 x, यही हो जाएगा। अब मेरे पास ये सारा डेटा आ गया, तो अब मैं सिंगल वेरिएबल में हूं, तो मुझे सिर्फ एक इक्वेशन बनानी है। मैं ये टोटल की इक्वेशन नहीं बना सकता हूँ क्या, 7 और 5 1225 माइनस 1225 x माइनस 420 x प्लस 2 और 3 5 और 6 11 1195 इक्वल टू 2000x, यही है मेरे पास इक्वेशन। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, 400 इसमें से माइनस कर देते हैं, 12 में से 400 गए तो 825, तो ये बच गया, और 805 बच गया, 805 इधर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1195 आ जाएगा, यानी कि 1195 x इक्वल टू 1195, x की वैल्यू 1 आ गई, यानी कि मैं जहां जहां x है वहां पे 1 रख सकता हूं। ठीक है, मैं करता हूं सारे काम। फाइनल मेरे पास आ गए 2000, ये 300, ये 700, ये 420, ये 280, और क्या है, ये 525 और 225 कितना होता है, 750, और ये कितना होता है, 4 1 5 600, और ये कितना होता है 150, फिर बचा 150। जैसे ही मेरे पास x की वैल्यू आई ना, मेरा सवाल खत्म हो गया भाई। मैंने सिर्फ डेटा इजी किया है इसमें, और कुछ नहीं है इस सवाल में। मैंने सिर्फ इसको एक सिंगल वेरिएबल लिया और मैंने सिर्फ डेटा इजी करता गया हूं, क्योंकि मैं डेटा हार्ड रखना नहीं चाहता हूं, राइट। होता है कभी कभी आप 100 लेके शुरू कर देते हैं सवाल को तो हो जाता है। यहां पे कितना आएगा, 300 है तो 8 और 2 10, ये तो हो गया 170, 70 240, तो ये कितना बचा, 20 40 60। मैं तो दोनों तरफ से कैलकुलेशन कर रहा हूं। अब ये कितना हुआ, 650 में से 400 गए तो 250 बच गए ना। तो ये 250 है तो ये 150 होने चाहिए थे, ये 150 है। मेरा सवाल हो गया पूरा, ये मेरी फाइनल लिस्ट बन चुकी है, राइट। अब मेरे पास सवाल को करने के तरीके कई होंगे, लेकिन जब मैं पेपर में करने बैठूंगा तो मुझे सवाल समझ में आना चाहिए सबसे पहली चीज तो, और मैं उसका डेटा इंटरप्रेट कैसे करूंगा वो समझ में आना चाहिए। मैंने 100 लेके किया, यहाँ पे आके मैं फंस गया, मैंने उसको मल्टीप्लाई तुरंत कर दिया 4 से, फिर मैं यहाँ पर आकर फंस गया, मैंने उसको फिर मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। मैं डेटा को पॉइंट्स में रखना ही नहीं चाहता हूँ, कैलकुलेशन हार्ड होने वाली है। आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि जितना मैं इजी कैलकुलेशन कर पाऊंगा मैं उतना कर पाऊँ, राइट। तो ये आपकी सोच होनी चाहिए जब आप डेटा ले रहे हैं कि मैं इजी कैलकुलेशन की तरफ से, राइट। आई होप कि आपको सवाल समझ में आया होगा और आपने ये सवाल किया होगा, ठीक है। अब हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है मैं उसकी तरफ जाने वाला हूँ, सिलॉक्स की तरफ। और आई होप कि मैं आपके उस चीज में क्लियर कर पाऊँ सही से। तो ये आज सिलॉक्स के सवाल है कुछ, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज तो सवाल शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वेन डायग्राम, क्योंकि हम सिलॉक्स के सवाल वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं। व्हाट इज वेन डायग्राम, पहला सवाल। दूसरा सवाल, if a statement
is definite and true, then it must be followed in each case or not। ये मेरे दो सवाल हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप इन दोनों सवालों के जवाब एक बार पॉज करके खुद देने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़। देखिए वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम इज ए पॉसिबल डायग्राम, कि कोई हमारे पास अगर ब्लॉक से सवाल है तो हम इसमें कितने भी वेन डायग्राम बना सकते हैं। पहली चीज तो वेन डायग्राम एक पॉसिबल डायग्राम है, कभी भी एक डेफिनेट डायग्राम नहीं है कि सिर्फ यही बनेगा सिर्फ वही बनेगा। मल्टीपल चॉइस के हो सकते हैं वो वेन डायग्राम, इसीलिए इसे हम बोलते हैं पॉसिबल वेन डायग्राम है। पहली चीज ये नोट करके रख लेना, पॉसिबल वेन डायग्राम। और दूसरा सवाल, अगर कोई स्टेटमेंट या कंक्लूजन डेफिनेट है और ट्रू है, वो कब ट्रू होगा और कब डेफिनेट होगा, जब वो हर वेन डायग्राम में फॉलो करेगा, हर पॉसिबल केस में फॉलो करेगा। ऐसा नहीं कि किसी एक में कर दिया यहां पर और यहां पर नहीं किया तो हम इसको फॉलो बोल देंगे या डेफिनेटली ट्रू बोल देंगे, नहीं बोलेंगे कभी भी। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ पॉसिबल है हर सिचुएशन में। अगर मेरा नाम राहुल है तो मेरा नाम राहुल ही है हर केस में, हर सिचुएशन में। चाहे मैं इंडिया में हूं चाहे मैं इंडिया के बाहर रहूं, तो मेरा नाम राहुल है। ये डेफिनेट और ट्रू कब है? जब मेरा हर जगह नाम राहुल है, हर सिचुएशन में, हर पॉसिबल केस में मेरा नाम राहुल। इसीलिए वो फॉलो कर रहा है और वो डेफिनेटली ट्रू हम बोलेंगे। ऑलराइट, तो ये दो सवाल है, इनके आई होप कि आपको समझ में आए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो हम सवाल करते हैं। देखिए ये है सवाल कि सम ए आर बी, ये ए है, सम ए आर बी हम ऐसे बनाते हैं, सम बी आर सी, सम बी आर सी, ओनली डी आर सी। तो हमने सिर्फ डी बनाया, हमने इसका किससे पार्ट नहीं बना सकते, यही बोल रहा है स्टेटमेंट। अब ये वेन डायग्राम है, कोई ऐसे बनाएगा, कोई इसको ऐसे बना देगा, ए बी सी डी। स्टेटमेंट तो मेरे फॉल्सिफाई हो ही नहीं रहे, तो ये भी पॉसिबल है। कोई ऐसे बना देगा, बी ए सी और ए डी, राइट। कोई ऐसे ही बना देगा, सी, यहां पे मैंने डी डाल दिया, ए बी, कुछ भी बना दो, मेरे स्टेटमेंट तो सारे फॉलो हो रहे हैं। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि वेन डायग्राम एक पॉसिबल डायग्राम होता है, ठीक है, पहली चीज। अब इसमें स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, सम ए आर सी। क्या मैं किसी एक डायग्राम से ये कह सकता हूं, इतने सारे मैंने डायग्राम बना दिए कि ये वाला जो स्टेटमेंट है मेरा, ये हर पॉसिबल केस, हर वेन डायग्राम में सही है? मैं कहूंगा नहीं, इसलिए मेरा क्या हो जाएगा, डेफिनेटली फॉल्स या डज नॉट फॉलो, ठीक है। इसलिए मेरा होता है, अगर मैं इसी की जगह पे मैं एक और कंक्लूजन देता कि ऑल डी आर सी या फिर नो ए इज डी, ठीक है। अगर मैं दोनों स्टेटमेंट दे देता तो मैं कितने ही, मैं एक वेन डायग्राम बनाऊं, मैं 100 वेन डायग्राम बनाऊं, मैं 1000 वेन डायग्राम,
हर केस में मेरे ये दोनों फॉलो करेंगे, कभी भी ए का पार्ट डी हो ही नहीं सकता। और ऑल डी आर सी ऑलवेज ट्रू है, यहां पे भी ट्रू, यहां पे भी ट्रू, यहां पे भी ट्रू, यहां पे भी ट्रू, और कितने बनाना चाहूंगा सब में ट्रू होगा, तो मेरे ऑलवेज फॉलो कर, ठीक है, ऑलवेज फॉलो या डेफिनेटली ट्रू बोल सकता हूं, ठीक है। अब मैं ये पूछता हूं कि सम ए आर सी इज ए पॉसिबिलिटी, मैं पूछ रहा हूं पॉसिबिलिटी है क्या इस चीज की, मैं ये कह नहीं रहा हूं कि डेफिनेटली ट्रू हो कि नहीं हो, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं कि ये पॉसिबिलिटी है क्या। मैं देख रहा हूं कि यार सम ए आर सी यहां पर है, पॉसिबिलिटी हो सकता है, यहां पर नहीं है, ठीक है, नहीं हो सकता, यहां पर है, यानी कि पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन ये डेफिनेटली ट्रू, सम ए आर सी में डेफिनेटली ट्रू तो बोल ही नहीं सकता, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब आप समझ गए हैं कि वेन डायग्राम में जो चीज, हर वेन डायग्राम में जो चीज फॉलो करती है या जो चीज डेफिनेटली ट्रू होती है हर वेन डायग्राम में, उसको हम बोलते हैं कि डेफिनेटली ट्रू है, राइट। और डेफिनेटली ट्रू के केस में पॉसिबिलिटी नहीं आती, स्टेटमेंट में लिखा हुआ ही नहीं होगी पॉसिबिलिटी है, वहां लिखा होगा या तो सम ए आर सी है या सम ए आर सी नहीं है, जैसे यहां लिखा हुआ नो एच डी, तो ये लिखा हुआ है, ये डेफिनेटली ट्रू है क्योंकि ये हर केस में फॉलो कर रहा है। अब सवाल ये आता है कि ये तो आपने बता दिया भैया कि ये इतनी स्टोरी आपने सुनाई क्यों है, ये स्टोरी जो मैंने सुनाई है ये इसलिए सुनाई है कि आप अभी इसके साथ में एक और स्टेटमेंट डाल देता हूं, सम ए आर नॉट सी, मैक्सिमम लूप ईदर 1 और 3 लगा कर रहेंगे, मैक्सिमम केसेस, क्योंकि पढ़ाई है यही लगा के आएंगे, ईदर 1 और 3। अब देखिए ईदर और के केस या नीदर नॉर के केस, ईदर और या नीदर नॉर का केस पहले, इसको करने से पहले समझ लेते हैं कि ईदर और कब लगता है। ईदर और, ईदर और का केस तब लगता है जब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हो, ए और बी, एक्स और वाई पॉसिबिलिटी हमारे पास है। अगर एक्स हमारा सही है तो वाई गलत होगा, और अगर वाई हमारा सही है तो एक्स गलत होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, ईदर आई एम पास्ड और आई एम फेल्ड, ईदर आई एम पास्ड और आई हैव फेल्ड, ईदर आई हैव पास्ड और आई हैव फेल्ड, राइट। फेल्ड यानी कि अगर मैं पास हुआ तो मैं फेल नहीं हुआ, और अगर मैं फेल हुआ हूं तो मैं पास नहीं हुआ। मैं इन दोनों के बीच में नहीं रहूंगा कहीं, मेरे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो मैं पास हूं या मैं फेल हूं, और उन दोनों में से भी अगर मैं पास हूं तो मैं फेल नहीं हूं, और अगर मैं फेल हूं तो मैं पास नहीं हूं। यानी कि अगर मेरा एक फॉलो करेगा तो दूसरा फॉलो नहीं करेगा, और अगर दूसरा फॉलो करेगा तो मेरा पहला फॉलो नहीं करेगा। ये ईदर और का केस होता है हमेशा, ठीक है, ईदर और का केस हमेशा ये होता है। ईदर और के केस में क्लियर हो गई कि अगर एक चीज मेरी फॉलो कर रही है तो दूसरी मेरी चीज फॉलो नहीं करेगी, और दूसरी चीज अगर फॉलो कर रही है तो पहली चीज फॉलो नहीं करेगी, राइट। अब देखिए अगर मैं इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करके लिख देता, यही तो चीज है। अगर मैं, आप बोल रहे हैं कि ईदर सम, जैसे कि देखिए इसको मैं अगर लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा, ईदर सम ए आर सी और सम ए आर नॉट सी, राइट। ये मेरा एक स्टेटमेंट में कंबाइन, कंक्लूजन में कंबाइन बना सकता हूं फर्स्ट और थर्ड से, बना सकता हूं या नहीं बना सकता हूं। अगर आप कह रहे हैं कि ईदर और बनना चाहिए
तो मैं ये कहता हूं कि मैं इन दोनों को मिला के एक ही कंक्लूजन बना देता हूं, ठीक है, एक ही कंक्लूजन बना देता हूं। पहली बात तो ये पॉसिबिलिटी वाला केस नहीं है, ये डेफिनेटली ट्रू होगा या डेफिनेटली फॉल्स होगा, राइट, दोनों में से एक चीज होगी। मैंने सिर्फ एक कंक्लूजन दिया आपको, इन दो की जगह मैंने सिर्फ एक ही कंक्लूजन दिया, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं इन दोनों को कंबाइन करके लिख रहा हूं सर, सम AR C और सम AR नॉट C को मैं ईदर और के केस में कंबाइन करके लिख रहा हूं, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया था कि मेरा कोई भी स्टेटमेंट, मेरा कोई भी कंक्लूजन अगर डेफिनेटली ट्रू है तो वो मेरे हर वेन डायग्राम में फॉलो करेगा, चाहे मैं एक वेन डायग्राम बनाऊं, चाहे मैं 100 वेन डायग्राम बनाऊं, चाहे मैं 1000 बनाऊं, चाहे मैं लाख बना लूं। ये पॉसिबल केसेस है। हर पॉसिबल केस में मेरा अगर डेफिनेटली ट्रू है और फॉलो कर रहा है तो ये हर केस में फॉलो करना चाहिए एक स्टेटमेंट। तो अगर मैंने इसको कंबाइन करके एक स्टेटमेंट बना दिया जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है, ये तो मानते हैं आप पॉसिबिलिटी नहीं, तो या तो ये डेफिनेटली ट्रू होगा और डेफिनेटली फॉल्स होगा। डेफिनेटली ट्रू किस केस में होगा? अगर ये स्टेटमेंट मेरा हर केस में फॉलो कर रहा है, हर केस में ट्रू है, तो इसका मतलब क्या कि अगर मेरे सम AR C हैं तो मेरे सम AR नॉट C होने नहीं चाहिए। अगर ये सही है तो ये गलत है, राइट, यही होना। और अगर ये सही है तो ये गलत है, यही चीज है हमारी। अब देखते हैं पहले वाले में दिख रहा है कि यार A और C में कोई कनेक्शन है नहीं, तो सम AR नॉट C तो डेफिनेटली दिख रहा है। यहाँ पे ये अगर ट्रू है तो ये तो फॉल्स होगा ही होगा, तो इधर और लगा दो क्योंकि ये तो फॉलो कर ही नहीं रहा है। यहाँ पे तो हमारे पास कोई कनेक्शन है ही नहीं, तो ये तो डेफिनेटली ये हो गया, ये तो फॉलो कर ही नहीं रहा, ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। हम दूसरे केस पे आते हैं, ये वाला केस। यहां पर क्या है? सम AR नॉट C दिख रहा है, हाँ भैया नहीं है, ये फॉलो कर रहा है, ये फॉलो नहीं कर रहा। अब देखते हैं इस वाले में, या फिर हम इस वाले में देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस वाले में देख लो। सम AR C, अगर ऑल AR C हैं तो सम AR C होगा, तो ये फॉलो कर रहा है। सम AR नॉट C फॉलो कर रहा है क्या? नहीं कर रहा ना। तो अगर ये फॉलो कर रहा है तो ये फॉलो नहीं कर रहा, सही बात है। हम यही कह रहे हैं कि ईदर और के केस में या तो पहला फॉलो करेगा तो दूसरा अनफॉलो करेगा, और दूसरा अगर फॉलो करेगा तो पहला अनफॉलो करेगा। इस वाले केस का हो गया काम, इस वाले केस का हो गया काम, इस वाले केस का हो गया काम। बचा मेरे पास क्या? मेरे पास केस बचा सिर्फ ये। मैंने क्या कहा था? अगर कोई भी स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू है तो वो मैं एक वेन डायग्राम बनाऊं या मैं 1000 वेन डायग्राम बनाऊं, हर वेन डायग्राम में वो केस ट्रू होना चाहिए। जैसे कि मेरा यहां पर था कि ऑल DRC, मेरा एक केस बनाऊं या मैं 1000 केस बनाऊं, ये फॉलो करेगा का मतलब ये फॉलो करेगा, इसलिए डेफिनेटली ट्रू है। अगर मैं ये स्टेटमेंट लिख रहा हूं इधर सम AR C और सम AR नॉट C, तो ये भी मेरा डेफिनेटली ट्रू कब होगा? जब ये हर वेन डायग्राम में फॉलो करेगा। इसमें फॉलो कर रहा है, इसमें फॉलो कर रहा है, इसमें फॉलो कर रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? सम AR C भी फॉलो कर रहा है और सम AR नॉट C भी फॉलो कर रहा है। और मैंने क्या बताया था? ईदर और के केस में एक अगर फॉलो कर रहा है तो दूसरा फॉलो नहीं करेगा, और दूसरा अगर फॉलो कर रहा है तो पहला फॉलो नहीं करेगा। तो जैसे ही मेरा ये वेन डायग्राम आता है, मेरा ये केस डेफिनेटली ट्रू नहीं रहता। और अगर मेरा ये केस डेफिनेटली ट्रू नहीं रहता तो मेरा ईदर और इन केस ऑफ सम प्लस सम नॉट, ये मेरा नहीं फॉलो करता है, यानी कि ये नीदर हो जाता है। यानी कि सम AR C और सम AR नॉट C में मैं नीदर नॉट लगाऊंगा, क्योंकि एक ना, जब मेरे A और C के बीच में कोई रिलेशन बन नहीं रहा है तो मेरा कोई ना कोई एक ऐसा वेन डायग्राम है जहां पर एक साथ दोनों फॉलो कर रहे हैं, और ईदर और के केस में एक साथ दोनों कभी फॉलो नहीं करते। और
अगर ये स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू होना है तो एक ही वेन डायग्राम में नहीं, हर वेन डायग्राम में ये स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए। आई होप कि मैं आपका ये सम प्लस सम नॉट का केस है ये मैं आपका क्लियर कर पाया हूंगा। इफ इन केस अगर मुझसे अच्छी कोई और अगर एक्सप्लेनेशन आपको मिल रही है तो प्लीज कमेंट में उस वीडियो का लिंक दीजिएगा, मैं फॉर श्योर उस वीडियो को देखूंगा एंड आई मेक श्योर कि मेरी ये जो आपकी दुविधा है मैंने दूर की होगी अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन देकर, बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर नहीं भी समझ में आती है तो आप मेरी तरफ से, आपके पास मैं अपनी अभी ईमेल आईडी दे दूंगा आपको, आप उस ईमेल आईडी के थ्रू मुझे भेज सकते हैं जो भी आपका वीडियो लिंक है या फिर कुछ भी है आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, आप वैसे कर दीजिए, ठीक है। बाकी आपको होप कि आपको ये सम प्लस सम नॉट वाला केस इधर और का नहीं होता है, हमेशा नीदर नॉर होता है जब भी दोनों फॉलो नहीं करते हैं इंडिविजुअली, तो हम नीदर नॉर लगाते हैं सम प्लस सम नॉट। ऑलराइट, अब एक ऐसा ही दूसरा केस देख लेते हैं जो कि बहुत परेशान कर रहा है। दूसरा केस है हमारा ये, राइट। इसमें क्या है, सम ए आर बी सम बी आर सी ओनली इफ यू सी आर डी। बनाना चाहूं तो कैसे बनाऊंगा, एक पेन, सम ए आर बी सम बी आर सी ओनली इफ यू सी आर डी। यही होता है, ओनली इफ यू सी आर डी बोलते हैं तो यही बनाते हैं ना। यानी कि मैं इसके कितने भी बना लूं, सी का कुछ पार्ट ऐसा होगा जो डी का पार्ट नहीं होगा, ये कंफर्म है। यानी कि अगर मैं डी को सी के अंदर बनाऊं तो भी चलेगा, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया, अब हम देख लेते हैं स्टेटमेंट पहला क्या बोल रहा है, ऑल ए आर सी फॉलो कर रहा है, नहीं फॉलो कर रहा है। ओनली इफ यू ए आर सी, यानी कि ओनली इफ यू का मतलब क्या होता है, सम प्लस सम नॉट। अब कई लोग क्या होंगे, ऑल प्लस सम नॉट देखा हमने लगा के चले आए क्योंकि ये तो इधर और का पेयर है, राइट, इधर और का पेयर है, तो हमने ये देखा और ये लगा के हम चले आए कि भैया इधर और है, हमारा हो गया काम। लेकिन अभी मैंने क्या बताया था, इधर और के केस में अगर पहला ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा और अगर दूसरा ट्रू है तो पहला फॉल्स होगा। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, ये भी फॉलो नहीं कर रहा, वैसे तो ये भी फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही मेरा फर्स्ट फॉलो करना शुरू करता है, ऑल ए आर सी फॉलो करना शुरू करता है, तो मेरा सम ए आर सी हो जाता है ऑटोमेटिकली। ऑल ए आर सी ये हो गया और मैंने ये बना दिया, ठीक है, ये तो बना ही सकता हूं इसके हिसाब से, ऑल ए आर सी के हिसाब से। तो अगर मैं ये बनाता हूं तो मेरे सम ए आर सी इसमें से भी फॉलो करना शुरू कर देता है, पार्शियली फॉलो करता है। इसका मतलब क्या, ऑल ए आर सी जैसे मैंने बोला वैसे ही मेरा पार्शियली सेकंड स्टेटमेंट भी फॉलो करना शुरू कर देता है, इसका हाफ सही हो जाता है। तो मैं यही कह रहा हूं कि मैं पार्शियली नहीं, ये डेफिनेटली फॉल्स होना चाहिए। अगर ये डेफिनेटली ट्रू है तो उस केस में डेफिनेटली फॉल्स होना चाहिए, और अगर ये डेफिनेटली ट्रू है तो ये डेफिनेटली फॉल्स होना चाहिए। लेकिन ये जैसे ही फर्स्ट स्टेटमेंट मेरा फॉलो करना शुरू करता है, ऑल ए आर सी फॉलो करना शुरू करता है, वैसे ही मेरा सेकेंड स्टेटमेंट पार्शियली फॉलो करना शुरू कर देता है। इसीलिए जब भी ऐसे केसेस आएंगे ऑल और ओनली इफ यू, तो आप सम नॉट देख के नहीं लगाओगे, आप सीधा कहोगे कि ये पार्शियली भी फॉलो कर रहा है। जब ये पहला फॉलो कर रहा है तो इधर और केस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इधर और केस तो साफ कहता है कि पहला अगर फॉलो कर रहा है तो दूसरा नहीं करेगा, और दूसरा कर रहा है तो पहला फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पे दूसरा भी फॉलो कर रहा है जैसे पहला फॉलो करता है ऑल ए आर सी में, तो इसीलिए यहां पर भी केस जो आएगा वो नीदर नॉर का। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया हो, आई होप मैंने आपकी को थोड़ी प्रॉब्लम कम की हो। मेरी जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है
वो आपको समझ में आई हो। अगर नहीं समझ में आई है तो एक बार और प्लीज वीडियो को देखना और एक बार समझने की कोशिश करना। स्टिल अगर आपको लगता है कि इससे अच्छी कोई और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे रहा है टीचर, और अगर वो आपको अच्छे से समझा पा रहा है, वो आपके जो है मार्क्स ला पा रहा है, वो आपको सही बता पा रहा है, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर पा रहा है, तो आप उससे पढ़िए। मैं सीधा कहता हूं, मैं हर चीज में एक ही चीज कहता हूं कि देखिए सर, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन रीजनिंग में जरूरी है। ये जरूरी है का मतलब ये जरूरी है, अगर आपको ये मिल गई तो आपकी लॉजिकल रीजनिंग ही तो है सब्जेक्ट। रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग ही तो है सब्जेक्ट। तो अगर आपका लॉजिक क्लियर हो गया तो आपकी रीजनिंग क्लियर हो गई। तो जो आपका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे रहा है, जो आपकी ये डाउट क्लियर कर रहा है एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के साथ, उसको आप फॉलो करिए, आंख बंद करके फॉलो करिए। बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाते हैं यूट्यूब पर। आई एम जस्ट ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि कोई अगर कुछ और पढ़ा रहा है और मेरी तरफ से जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, जो कि बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो भी देते हैं, तो उस चीज को आप तक पहुंचाना, एक ऐसे वे में पहुंचाना जो कि डिटेल में आपको क्लासेस में नहीं मिलता है। क्योंकि होता है कभी कभी ये है कि टीचर भी आते हैं, थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं, 100 बच्चे होते हैं उनकी लाइव क्लासेस में, तो उनको लगता है कि एक का डाउट है, दो का डाउट है, समझाने की कोशिश करी, एक दो बार अगर किसी को नहीं समझ में आया तो फिर वो प्रॉब्लम में आ जाता है और फिर वो बच्चा थोड़ा परेशान होता है। मेरे लिए जरूरी है कि अगर 100 आए हैं, 100 स्टूडेंट अगर मेरे साथ हैं, मेरे एस्पिरेंट जो मेरे भाई हैं, भाई बहन, वो मेरे साथ हैं, तो उन 100 के 100 का डाउट क्लियर हो। राइट, तो मेरी हमेशा कोशिश रहेगी कि मैं आपको लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दूं, हर तरीके का वो सवाल करूं जैसे मैं करता हूं सवाल अटेम्प्ट पेपर में, और आपको उससे बेनिफिट ही मिले। इफ इन केस अगर आपके पास कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी है और अच्छी आप अप्रोच लगाते हैं, इट्स वेरी गुड। हर चीज की कोई लिमिट नहीं होती है। लाइफ इज लिमिटलेस, वैसे ही लर्निंग इज लिमिटलेस। आप जितने तरीके से आप किसी सवाल को करते हैं तो वो आपके ऊपर है। एट द एंड ऑफ द डे हमारा जो मेन मोटो है वो सिर्फ इतना ही है कि हमारे मार्क्स आने चाहिए, अच्छे मार्क्स आने चाहिए और हमारा सिलेक्शन होना चाहिए। सिर्फ इसी नोट पे आज की मैं क्लास खत्म करता हूँ। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास, थैंक यू वेरी मच। एंड लास्ट क्लास पे जो रिस्पॉन्स मिला था, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद दैट, सो थैंक यू वेरी मच एंड आई होप ये हमारा साथ बना रहेगा। I'll meet you soon. Thank you and bye.